प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, एक तरीके से हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पूरा हमने डिटेल में देख लिया था कि आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हमने दो पार्ट देखा था, एक तो पॉजिटिव डिवीजन होता है, नहीं क्या होता है नेगेटिव डिवीजन होता है। फिर हमने देखा पॉजिटिव डिवीजन का टाइप ए और टाइप 1 टाइप 2 बोला, फिर टाइप ए टाइप बी बोलो, दो ग्राफ हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप से समझ में आ गया। मैंने आगे भी बहुत कुछ पढ़ा था बट ठीक है एनीवेज वो हुआ नहीं, तो एक सेकंड। तो एनीवे जो भी है, तो बेसिकली मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक बात तो समझ में आ गया, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलता हूँ। अच्छा यार ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन यार एक बात बताओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो मेरे पास पार्ट है, एक तो पॉजिटिव डिवीजन है और एक नेगेटिव डिवीजन है। पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या है, जो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करेंगे रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डिवीजन शो करेंगे, एंड जो नेगेटिव डिवीजन है, नेगेटिव डिवीजन में क्या मतलब था, ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ से क्या करेंगे नेगेटिव डिवीजन शो करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर था। उसके बाद फिर मैंने ये तो टाइप 1 टाइप 2 का बेसिकली ग्राफ था आइडियल सॉल्यूशन में, हमेशा याद रखना टाइप 1 टाइप 2 आइडियल सॉल्यूशन में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बस पीक का डिफरेंस हो, जैसे माउंटेन होता है। देखो कई माउंटेन ऐसे होते हैं, देखना कई माउंटेन्स होते हैं जो एकदम बहुत छोटे हो दिखाई दे रहा है, और कई माउंटेन जिसका जो पीक होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बड़ा होता है ना। वैसे ही यहाँ पे सेम डिफरेंस होता है टाइप 1 और टाइप 2 में। जो पीक है ना ये इसका चोटी बहुत कम है, लेकिन इसका देखो इसका चोटी क्या है बहुत ज़्यादा है। एक और यहाँ पे डिफरेंस मेजर रोल ये होता है कि जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा चुका ये पॉइंट पी टी, जो यहाँ पे पी टोटल है ना, कुछ सम पॉइंट्स पे क्या होता है पी नॉट ऑफ बी जो मेरे पास है, इससे वेपर प्रेशर से ज़्यादा क्या होता है मेरे पास ये वाला, कई बार ऐसे पॉइंट हमें मिलता है इस वाले ग्राफ में पी टोटल में। ठीक है यार ये पॉइंट तो क्लियर है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डिवीजन है एंड नेगेटिव डिवीजन है ये हमने अच्छे से डिटेल पढ़ लिया, लेकिन यार पॉजिटिव तो समझ में आता है, नेगेटिव भी समझ लिया, डिवीजन का मतलब क्या, डिवीजन तूने बताया नहीं, डिवीजन का मीनिंग क्या है। डिवीजन का मीनिंग है देख यहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव डिवीजन का हमारे पास ग्राफ था यहाँ पे, तो पॉजिटिव डिवीजन में यहाँ पे मेरे पास ये ग्राफ और एक नेगेटिव डिवीजन है। यहाँ पे डिवीजन जो है, ये डिवीजन वर्ड आया तो आया क्यों, यहाँ पे ऐसा क्या जरूरत हो गया जो मुझे डिवीजन वर्ड को लाना पड़ा। तो देखो डिवीजन वर्ड लाने का सीधा सीधा ये मतलब देखो, पहले तो हम अगर मुझे पॉजिटिव डिवीजन बनाना हो या फिर नेगेटिव डिवीजन बनाओ, मुझे सबसे पहले मुझे आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ बना। आइडियल सॉल्यूशन कैसे ग्राफ बनेगा बता चुका हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट किया पी ए गया, यहाँ से स्टार्ट किया पी बी गया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो क्या होगा पी टोटल मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, डिवीजन देखो क्यों हुआ, इसका नाम डिवीजन क्यों पड़ा, पॉजिटिव डिवीजन है। पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या, जो भी मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन का लाइन है उसके हर एक लाइन के ऊपर बना है। देखो ये रॉल सब तो ये ऐसे था, लेकिन ये लाइन देखो ऐसे टेढ़ा बन रहा है, ये माउंटेन जैसे बन रहा है। अगर भैया अगर आइडियल सॉल्यूशन तब तो लाइन एकदम स्ट्रेट जाता, लेकिन यहाँ पे देखो लाइन से क्या हो टेढ़ा में डेविएट हो गया, इसलिए क्या इसका नाम डिवीजन रखा। मतलब जाना चाहता था स्ट्रेट लेकिन मुड़ गया ऐसे, क्यों मुड़ा, क्योंकि पॉजिटिव डिवीजन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जाना चाहता था ऐसे लेकिन मुड़ गया, ये लाइन क्या होगा ऊपर से चला गया, तो ये क्या होगा यहाँ पे भी डिवीजन। सिमिलरली देखो नेगेटिव डिवीजन में क्या हुआ, जैसे ये लाइन है इस लाइन से देखो नीचे से मुड़ रहा है, मुड़ के जा रहा है, मतलब क्या है कि नेगेटिव डिवीजन को शो कर रहा हो, इसलिए डिवीजन इसलिए यहाँ पे वर्ड पड़ा क्योंकि रॉल्स लॉ से जो था आइडियल सॉल्यूशन उससे क्या था हमेशा बैंड होते हुए जा रहा है, इसलिए इसका डिवीजन वर्ड यहाँ पे डेवलप हो गया। ये पॉइंट करें हमेशा देखना बाउंड्री, जिसका अपना अपना बाउंड्री होगा, बाउंड्री एक बार चेक कर ले। जैसे ये पी टोटल का मुझे ग्राफ बना, तो ये मत कर देना कि ये लाइन को ऐसे नीचे से बनाते हो, नहीं, ये इसका जो पी टोटल इसका बाउंड्री क्या होगा, ये इसका बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ही हमें बनाना है। आई होप सो ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट टाइप 1 टाइप 2 भी समझ में आ गया क्या होता है। अब हमें एक तरीके से हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने देखा था स्टार्टिंग में मतलब कि कुछ बहुत सारे पोर्शन अपने जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर चुका है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल आने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें देखेंगे आरएलबीपी देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो ऐसे 4 हमें यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसका एक तरीके से और भी थोड़ा फिर एक वेंट्स ऑफ फैक्टर जो हमारे सिलेबस में रिमूव हो चुका है, यानी जब वो आएगा तब देख लेंगे। तो अभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँ, इसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टार्ट करूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ एक दो न्यूमेरिकल देता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, चेक करता हूँ कि कितना नॉलेज है, कितना समझ में आइडियल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेट से तुम्हारे पास एक चलो देता हूँ 100 ml ऑफ लिक्विड, देखते हैं कितना नॉलेज है। देखो कभी भी रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टेक्निक पता है क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पकड़ो एंड क्वेश्चन को क्या करो, अब कोई भी चैप्टर उठाओ, ठीक है, जिस भी चैप्टर का रिवीजन करो, कोई भी क्वेश्चन उसमें पिकअप करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है समझ जाओ कि हाँ मुझे पूरा चैप्टर अच्छे से हो रहा है, पढ़ा है मैंने और अच्छे से मुझे सॉल्व हो रहा है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ समझ जाओ कि मुझे मेहनत करने की जरूरत है और हमने ढंग से चैप्टर को पढ़ाई नहीं किया। देखो एक और बात बोलो, थ्योरी पढ़ लोगे इनफ नहीं है, कई बार बोल चुका हूँ थ्योरी बहुत 30% थ्योरी होता है, 70% जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा प्रैक्टिस होगा। थ्योरेटिकल बस हमें दिमाग में नॉलेज देता है कि हाँ क्वेश्चन को कैसे में डील करना है, लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे सॉल्व तब तक उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ मुझे अभी तक जो पढ़ा वो क्लियर है या फिर नहीं। तो लेटेस्ट से क्वेश्चन है 100 ml ऑफ लिक्विड, चलो लिक्विड ए लेता हूँ एंड चलो 25 ml ले लेते हैं, 25 ml ऑफ लिक्विड बी आर मिक्स टू फॉर्म अ solution of let us say चलो 125 ml, देन द सॉल्यूशन इज, तुमसे पूछा जाता, मैं पूछ रहा हूँ बस कि सॉल्यूशन कैसा है, देन द सॉल्यूशन इज, ऑप्शन दे दूँ, चलो ऑप्शन भी देता हूँ। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड
कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हमें नहीं पता क्या होगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। चलो थर्ड देता हूँ, आइडल सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन। फोर्थ देता हूँ, नॉन आइडल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, क्वेश्चन में भले ही थोड़ा सा टाइम लगे मुझे लिखने में, 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है, फटाफट कोई रिस्पॉन्स करो, वीडियो को पॉज करना है, 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हमें बताना है हमारे पास क्या 100 ml ऑफ लिक्विड ए है, मेरे पास कोई लिक्विड, देखो मैं यहाँ पे मुझे हो सकता है 30 सेकंड से ज़्यादा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है, बट रियलिटी में 30 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन देखना है, फटाफट अच्छा टिक मारना था। देखो बोला क्या जा रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन, देखो मेरे पास कोई एक लिक्विड ए है, लिक्विड ए है जिसका मुझे कितना अमाउंट प्रेजेंट है 100 ml, चलो ठीक है। मेरे पास एक लिक्विड बी है, कोई भी लिक्विड बी हो सकता है, उसका मुझे अमाउंट कितना प्रेजेंट है 25 ml मुझे प्रेजेंट है। देन बोला जा रहा है 100 ml ऑफ लिक्विड ए एंड 25 ml ऑफ लिक्विड बी आर मिक्स, मतलब पहले मेरे पास लिक्विड ए था एंड लिक्विड बी था, अब दोनों क्या हमने मिक्स कर दिया, मीन्स लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी मैंने कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया। एंड उसका देखो क्या वॉल्यूम है ऑफ लिक्विड बी आर मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ 125। जब मैं लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी को मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे सॉल्यूशन कितना मिल रहा है, उसका वॉल्यूम 125 ml मुझे मिला है। मुझे ये पूछा जा रहा है ये सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडल सॉल्यूशन होगा, या फिर नॉन आइडल विद पॉजिटिव डिवीजन होगा, या फिर नेगेटिव जो लेना है, या फिर मेरे पास हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसा सॉल्यूशन है, मैं नहीं पता क्या होगा। फटाफट कोई सोचो। देखो मुझे पता है सबसे पहले क्या हमें देखना है, हमें पता है आइडल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एंड उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बोलता है आइडल सॉल्यूशन में, कि जो भी वी ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब कि जो भी मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी मेरे पास जितने भी वॉल्यूम ऑफ वहाँ पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन सबका सम के इक्वल होगा, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे लिक्विड ए कितना प्रेजेंट है 100, लिक्विड बी कितना प्रेजेंट है 25, इन दोनों को सम करो कितना होगा 125, तो मिल रहा है या नहीं मिला, बिल्कुल मिला। मीन्स कैसा सॉल्यूशन होगा आइडल सॉल्यूशन। यार क्या बोल दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने बोला देख हमें एक बात पता है कि अगर हमें यहाँ पे गिवन है लिक्विड ए और लिक्विड बी मुझे गिवन है, ठीक है, और हमें बोला जाए इन दोनों को जब मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये आइडल सॉल्यूशन है, या हमसे पूछा जा रहा है कैसा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमें अगर ये पता करना है कैसा, या तो आइडल होगा या फिर नॉन आइडल होगा, ये सब तो होगा नहीं, नॉन आइडल विद पॉजिटिव डिवीजन तो हो नहीं सकता। तो आइडल एंड नॉन आइडल मुझे अगर पता करना है कि कौन सा सॉल्यूशन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आइडल के डेफिनेशन पर गया। आइडल के डेफिनेशन में बोलते हैं रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडल सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या था उसका कि याद करो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, आइडल सॉल्यूशन का जीरो होता है। कैसे जीरो का, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी चुका हूँ, कहाँ गया एक सेकंड। देखो मैंने यहाँ पे लिखाया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि जो भी फाइनल में जो मेरा वॉल्यूम बन रहा होगा वो क्या होगा, इक्वल हो किसके, सम ऑफ कंपोनेंट्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उन सबके सम के इक्वल होगा। तो लिक्विड ए कितना था 100, लिक्विड बी कितना था 20, इन सबको एड करो कितना होगा 125। क्या तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 125 गया ना, बिल्कुल सही। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, आइडल सॉल्यूशन। अगर मान लो ये 125 ना देखे लेटर से मुझे 135 देता तो क्या ये आइडल सॉल्यूशन होता, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या बोलता सीधे नॉन आइडल सॉल्यूशन, दैट्स इट यार। मतलब कि आइडल सॉल्यूशन होने के लिए हमें जो पढ़ा हमने वो हमें सिंपली क्या होता है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जीरो का मतलब क्या है। देखो एक तो दो तरीका था, या तो तुम इससे करो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द जितने भी वॉल्यूम सम के कंपोनेंट, पहला तो ये मेथड है। दूसरा तुम्हारे पास इसका मेथड क्या है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर निकालो। इसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे, वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2। अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया तो कैसा सॉल्यूशन हो, आइडल सॉल्यूशन। वी फाइनल जो फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना गिवन है 125 माइनस V1 का वॉल्यूम कितना गिवन है 100 प्लस V2 कितना गिवन है 25। इसको सॉल्व करो 125 माइनस कितना हो गया 125 कितना हो गया जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर कितना हो गया जीरो हो गया। मीन्स कैसा सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन है। एक तो ये मेथड है, मीन्स बहुत सारे मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का, जो अच्छा लगे वो सॉल्व कर सकते। देखो मैं एक बात बोलूँगा, हमें सारा मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और कभी भी मुझे चेक करना है कि सॉल्यूशन आइडल है या फिर नॉन आइडल। एक तो ये मेथड है डेल्टा वी मिक्सचर, अगर ये जीरो आ गया तो मैं बोलूँगा आइडल सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा ये। और ये अगर इतना टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। डायरेक्ट तुम ये देखना कि जो भी यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है उन सबको अगर मैं एडप्ट करता हूँ तो क्या जो फाइनल वॉल्यूम मुझे मिल रहा है क्या उसके इक्वल है। अगर इक्वल हो तो मैं बोलूँगा आइडल सॉल्यूशन, नहीं होगा तो मैं सीधे मना कर दूंगा क्या होगा ये आइडल सॉल्यूशन नहीं। एक और एग्जांपल लेटेस्ट से, मैं यहाँ पे पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आई होप तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं लिक्विड ए गिवन है जिसका वॉल्यूम लेटेस्ट है तुम्हारे पास 145 है, एंड लिक्विड बी है उसका वॉल्यूम तो मैं लेटेस्ट से चलो 50 देता हूँ। एंड जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, जब मैंने लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी को जब मैं मिक्स करता हूँ तो मुझे वॉल्यूम मिलता है 195। तो मैं बताना सॉल्यूशन कैसा है फटाफट। कोई लिक्विड ए था 145 ml तुम्हें गिवन है यहाँ पे, लिक्विड बी तुम्हें लेटेस्ट से 50 ml गिवन है। लिक्विड ए जब इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ तो मुझे 195 ml सॉल्यूशन मिलता है। तुम्हें ये बताना कैसा सॉल्यूशन, आइडल होगा, नॉन आइडल होगा, या फिर जो भी सॉल्यूशन है। फटाफट कोई
तो देखो अब मुझे बताना है, वीडियो को आई होप जो पॉज करके सॉल्व कर लिया। देखो मुझे यहाँ पे बताना है कि कैसा सॉल्यूशन मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मेरे पास ये मेथड है, पहला डेफिनेशन पर जाऊँगा, क्या बोलता है आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है। अगर डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक तो ये मेथड है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा मेरे पास क्या, इसके अलावा क्या मेथड है कि अगर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, जो भी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मेरे पास फाइनल होगा, अगर वो जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है उन सबके कंपोनेंट के इक्वल होगा, मींस वॉल्यूम ऑफ वन, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी, कितना लिक्विड है 145, 145 प्लस 50 करो कितना आ गया 145 प्लस 150, 150 प्लस 45 करो कितना होगा 195। तो देखो क्या वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन 195 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो कैसा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि यार अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन चेक करना है, एक तो मेरे पास ये मेथड जितने भी वहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है उन सबको अगर मैं एडअप करूँ और मुझे फाइनल वॉल्यूम की अगर इक्वल मिल जाए तो मैं कैसा बोलूँगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर नहीं मिला तो मैं सिंपली मना कर दूंगा। एंड ये दूसरा मेरे पास जो ये मेथड है डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू जीरो, ये कैसे, इसका फॉर्मुला मेरे पास क्या होता है, ये फॉर्मुला अगर मैं सिंपली अप्लाई करूँगा, अगर मुझे जीरो मिल गया तो मैं क्या बोलूँगा सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। जीरो नहीं मिला तो मैं क्या बोलूँगा सॉल्यूशन कैसा, नॉन आइडियल है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2 ब्रैकेट के अंदर, वी फाइनल तुम्हें कितना गिना 195 माइनस V1 तुम्हें कितना गिना 145 प्लस कितना हो गया 50, 195 माइनस 145 प्लस 50 करो कितना हो गया 195, 195 माइनस 195 कितना हो गया जीरो, मीन्स डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर अगेन कितना हो गया जीरो हो गया। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, खत्म कहानी। अगर आइडियल सॉल्यूशन होना है तो मेरे पास दो मेथड, जिससे चाहो तुम उसे चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल चलो एक और देता हूँ, क्लियर हो जाए। जिससे लेट अस से तुम्हारे पास कोई ए लिक्विड है, कुछ भी ले सकते हो, कोई मैं लिक्विड ए है, वो 50 ml गिवन है तुम्हें, एंड लिक्विड बी है वो लेट अस से तुम्हें 45 ml चलो देता हूँ। लिक्विड ए प्लस बी को जब मैंने जोड़ा, लिक्विड ए प्लस बी को अगर मैं एडअप करता हूँ तो सिंपली मुझे मिल रहा है 100 ml सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तुम्हें बताना है सॉल्यूशन कैसा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल होगा, क्या होगा। तो आई होप से वीडियो को अब तो देख के फटाफट बता सकते, इन दोनों को सिंपली एडअप करो। अगर तुम्हें फाइनल सॉल्यूशन की इक्वल मिल जाता तो बोलो आइडियल सॉल्यूशन, अगर नहीं मिलता तो सिंपली मना कर दो कि नॉन आइडियल। देखो स्पीड जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखते ही फटाफट बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि देखो 50 प्लस 45 करो कितना होगा 95 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कितना गिवन 100 गिवन, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जितने भी यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है उन सब के, तो कितना 50, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना गिवन है 50 प्लस वॉल्यूम ऑफ वी कितना गिवन है 45, तो 50 प्लस 45 करो कितना होगा 95, लेकिन तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन 100, तो क्या ये आइडियल हुआ, बिल्कुल नहीं। अगर इसके इक्वल होता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 95 अगर गिवन होता तो मैं बोलता आइडियल सॉल्यूशन, अगर 95 नहीं गिवन तो मैं सीधे सीधे क्या बोलूँगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा मेथड क्या, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालूंगा, वी फाइनल माइनस V1 प्लस V2, वी फाइनल तुम्हें कितना गिवन 100 माइनस V1 कितना गिवन 50, V2 तुम्हें गिवन कितना 45, इसको एडअप करो 100 माइनस 50 प्लस 45 करोगे 95, 100 माइनस 95 कितना हो गया 5। क्या डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जीरो है, बिल्कुल नहीं। तो कैसा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, एकदम सिंपल। मतलब कि आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल कैसे चेक करते हैं मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक थोड़ा अच्छा नहीं एकदम ईजी है, बस थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट लगा है, उसको तुम्हें खुद से अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं ये चाहता हूँ कि खुद से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा सा जोड़ दो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिना नेट की हेल्प लिए, कहीं से भी हेल्प मतलब प्लीज़ खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, चलो इथेनॉल ले लेते हैं। The vapor pressure of methanol and ethanol are, let us say 40.0 mm and 88.0 mm Hg, यहाँ पे mm Hg लिखना भूल गया, Hg रिस्पेक्टिवली, चलो देता हूँ रिस्पेक्टिवली। देन तुमसे पूछा जा रहा है एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल देते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखे SOL। An ideal solution is formed and at let us say चलो सेम टेम्परेचर देता हूँ, at same temperature by mixing let us say चलो 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल and 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। चलो सोचा तो कुछ और डिफरेंट दो, फाइंड आउट करने के लिए क्या बता रहा हूँ, फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर, पहला पार्ट, फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन चलो मोल भी देता हूँ, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल
एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द वेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। होमवर्क क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बस जो लैंग्वेज ये क्वेश्चन की देखो, कभी भी अगर लेंदी क्वेश्चन है, सिंपल सा ट्रिक मैंने बता चुका हूँ, क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना स्टार्ट, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले यहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट करो एंड फिर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मुश्किल से इस क्वेश्चन को 5 मिनट में मैक्सिमम, 5 मिनट भी बहुत बोल दिया, 5 मिनट में मैक्सिमम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होमवर्क क्वेश्चन है, आई होप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन की द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर 40 mmHg एंड 88.0 mmHg। चलो एक काम करो, पहले इथेनॉल लिख दो क्योंकि फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। एक काम करना, पहले यहाँ पे इथेनॉल लिख दो, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल, वरना कैलकुलेशन बहुत लेंदी चला जाएगा। अगर मिथेनॉल से करोगे तो कैलकुलेशन, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 40 mmHg एंड 88.0 mmHg रिस्पेक्टिवली, एंड आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म एट सेम टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर निकालना, कैसे निकालोगे आई होप सो पता है तुम्हें। एंड तुमसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन द वेपर, देखो वेपर लिखा है मैंने, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर, वेपर के अंदर निकालना। वेपर के अंदर कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं आई होप सो मैंने पूरा डिटेल में बताया, वाई से याद करना। मोल फ्रैक्शन अगर कभी भी वेपर के अंदर निकालना है, किससे निकालते हैं, वाई से निकालते हैं। ठीक है, कैसे करोगे आई होप सो क्वेश्चन को हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो टॉपिक है, नेट बिना कहीं से हेल्प लिए प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व कर, क्योंकि नेट से अभी सॉल्व कर लोगे लेकिन एग्जाम में कौन आएगा सॉल्व करना, इसलिए बोला प्लीज विदाउट नेट और खुद से कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो बेसिकली टॉपिक है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले बोला, ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ग्राफ वगैरह पढ़ना होगा एंड पूरा थ्योरेटिकल, जैसे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन था सेम एज इट इज, यहाँ पे भी टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक एक करके इसको पूरा डिटेल में हमें देखना है कि सबसे पहले तो हम ये समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले यार यहाँ पे एक वर्ड है जो कॉलिगेटिव, इसका नाम क्या है, ये बेसिकली फॉरेन वगैरह से वर्ड आया था। देखो आप जो जितना भी केमिस्ट्री बना हुआ है इंडियन, क्या इंडियन जो अपने जो साइंटिस्ट है उनका बहुत कम, जो बहुत मतलब कम परसेंट, बहुत कम परसेंट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जितने भी हमारे केमिस्ट्री जो जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं सबको, जितने भी थ्योरीज वगैरह है, जितने भी प्रूफ है, ये क्या है कि जो फॉरेन के जितने भी साइंटिस्ट थे या फिर एक्सपर्ट थे उन्होंने दिया था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बेसिकली ये जो कॉलिगेटिव वर्ड है ना, ये बेसिकली क्या फॉरेन का एक वर्ड है। अब कॉलिगेटिव मतलब ये वर्ड का मतलब क्या है, ये आई यहाँ पे ठीक है लिख लेना। तो कॉलिगेटिव वर्ड का मतलब देखो, ये लेटिन वर्ड है, लेटिन मतलब कि बहुत जो फॉरेन लैंग्वेज में यूज़ होता है, ये बना कैसे, तो मैं एक बार वापस वैसे समझाने चाहिए क्या बताऊँ इस कॉलिगेटिव का मतलब, ठीक है फिर भी बताता हूँ। कॉलिगेटिव का मतलब होता है, देखो ये वर्ड बना कैसे, ये को एंड लिगरे, ये फॉरेन वर्ड्स होता है यार। जैसे जर्मन में जाओगे तो जर्मन में हावर को बोलते हैं वी, हावर को बोलते हैं वी गेट एस डियर। ठीक है, उनका अपना लैंग्वेज, जैसे 1 को लोग बोलते हैं आइन, फिर बोलते हैं 2 को बोलते हैं ज्वाई, आइन ज्वाई द्राइट फियर फ्यूम जैक जीवन ऑक्ट, जैसे 8 को बोलते हैं ऑक्ट न्यून, 9 को बोलते हैं न्यून, ऐसे उनका अपना लैंग्वेज है। तो कॉलिगेटिव जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना, को एंड लिगरे, लिगरे 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 LIGARE। ठीक है, को एंड लिगरे, को का मतलब होता है बाइंड, को का बेसिकली को का वर्ड मतलब होता है शायद टुगेदर, हाँ बिल्कुल, शायद नहीं बिल्कुल सही, को वर्ड का मतलब होता है टुगेदर एंड लिगरे वर्ड का मतलब होता है बाइंड, मतलब कि कोई भी चीज़ों को साथ में लेके क्या करना, आपस में बंद कर देना। बाइंड मतलब साथ में बंद कर देना। ठीक है, को एंड लिगरे, ये 2 वर्ड से बेसिकली कंबाइन होकर हमें कॉलिगेटिव वर्ड बनता है, मतलब कि दो कोई भी चीज़ को दो या फिर कितने भी सारी चीज़ों को आपस में लो और उन सबको क्या करो आपस में बाइंड कर दो, मीन चिपका दो या फिर एक साथ क्या करो, क्या बोलते उसको अट्रैक्ट कर दो आपस में, जो भी है। तो कॉलिगेटिव वर्ड यहाँ से हमारे पास बन गया था। अब कॉलिगेटिव है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, देखो नाम में प्रॉपर्टी है, मतलब किसी की प्रॉपर्टीज बता रहा होगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज, किसका बता रहा हूँ अभी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन, लिखता हूँ सबसे बेस्ट, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड जो सॉल्यूट के पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, या तो हमारे पास मोल्स में गिवन हो, या फिर लेटर से मॉलिक्यूल्स में गिवन हो, या फिर मन करे किसी ने आयंस में दे दिया तो आयंस में, अरे सॉल्यूट कैसा हो सकता है, तो कोई मोल्स में दे दे, कोई मॉलिक्यूल्स में दे दे, बोले कोई आयंस में दे दे, या फिर किसी का मन हुआ मोल फ्रैक्शन में दे दे, जो मन किस टर्म में दे सकता है सॉल्यूट को। इसका डेफिनेशन, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन अपुन एक और पता है क्लास में बोलते हैं अपन को अपुन बोलते हैं, एक और किसी ने बच्चे ने अपन को अपुन बोलता, अपुन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट,
ये इट इज यही हमारा डेफिनेशन होता है कॉलिगेटिव। लास्ट में क्या लोग इस कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये नहीं लिख रहा हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड। इसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यार क्या बोलिए, बहुत भारी भरकम सा वर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया। देख यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम ही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये किसी चीज़ का प्रॉपर्टी बता रहा होगा। जैसे हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन के कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फिर उसके प्रॉपर्टीज थे। सेम एज इट इज जो कॉलिगेटिव है ना, वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी बताता है किसके, सॉल्यूशन के। ये बताता है दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। ये बात तो समझ में आ गया। चलो इसको हम अंडरलाइन करते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, चलो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड। इसका मतलब क्या है भैया, कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मेरे पास प्रेजेंट ए बी सी डी ए बी जो मन करे प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे वन प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया तो क्या बोलूँगा, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होगा विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेगा इस सॉल्यूशन के अंदर कितने मेरे पास सॉलिड पार्टिकल्स है, मैं उस पर डिपेंड करूँगा। एंड देखो क्या, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड। यार इस वर्ड का मतलब क्या, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड का मतलब वो ये डिपेंड, देखो सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में ये देखेगा कि यार कितने यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड का मतलब क्या, सॉलिड वर्ड का मतलब होता है जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के, तो हम बोलते हैं सॉलिड, एंड जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के, तो हम उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सॉल्यूशन को देखेगा, ये क्या है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी कैसे है, ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, बोले मैं तेरा प्रॉपर्टी कैसे, वो बोलेगा जितने भी यहाँ पे तेरे पास सॉलिड पार्टिकल्स है मैं उस पर डिपेंड करूंगा। एंड देखो क्या लिखा, विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉलिड पार्टिकल्स है मैं उस पर डिपेंड करूँ। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड। इसका मतलब क्या, मैं ये तो देखूंगा कितने नंबर ऑफ यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल, लेकिन मैं ये कभी नहीं देखूंगा कि सॉलिड का नेचर कैसा, मतलब ये सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वेपर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। अच्छा एक बात समझाए, अब सॉलिड पार्टिकल जो सॉलिड है वो कैसे हो सकता है, एक तो मोल्स में हमें दे दे, या फिर मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में लगा दे, या फिर आयंस में दे दे, या फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दे, किसी भी टर्म्स में मैं दे सकता है। इसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आसान और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलना पड़े तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने, विच डिपेंड अपॉन, इसके अंदर कितने मेरे पास सॉलिड पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड। वो ये देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कि 10 सॉलिड है, लेकिन वो ये उस, ठीक है 10 सॉलिड हो गया, ये उससे ये नहीं पूछेगा कि भैया ये बता, जो यहाँ पे 10 सॉलिड हो तू कैसा है, तू सॉलिड है, तू इसमें लिक्विड कौन है, उसमें गैस कौन, वेपर नहीं, उससे कोई लेना दे, वो बस देखेगा कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, वो डायरेक्टली क्या करेगा उस पर डिपेंड है। उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 तरीके से होते हैं, कौन कौन से, तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो आई होप सो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। ये क्या है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ सॉलिड यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता सॉलिड पार्टिकल से तेरा नेचर कैसा है, तू सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में, वेपर फॉर्म में, किस स्टेट में प्रेजेंट, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके से होता है, उसे हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। होते हैं कॉलिगेटिव का हम कर देखते हैं। तो सबसे पहले 4 वहां पर लिख देता हूँ, फॉलोइंग आर देखो कुछ नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कुछ नहीं है, जो सॉल्यूशन होता है ना उसी का प्रॉपर्टी, कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम नहीं आता, बस हमें पढ़ना है और एग्जाम में लिखना होता है, दैट्स इट, यही काम होता है बस, ठीक है। केमिस्ट्री के बहुत सारे जो चीज़ होता है ना एप्लीकेशन, वो कहीं काम नहीं आता, मतलब काम मतलब बहुत कम, जिसको एकदम बोलते हैं जो PhD वगैरह करना था केमिस्ट्री में, कुछ हाई लेवल में रिसर्च वगैरह करना था, तो वो भी केमिस्ट्री में नहीं करता, वो भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में करता है। ये सारे क्या एक जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जो कि हमें पढ़ना है, बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लिखना है, बस काम हो गया, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जो सॉल्यूशन होता है ना उसके प्रॉपर्टीज होता है। अब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके 4 एक तरीके से सन है, कौन कौन सन है वो हमें देखना है। फॉलोइंग आर द 4, उसने बोला फॉलोइंग आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टीज, चलो लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली समझ जाओगे। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसने बोला कि मैं डायरेक्टली डिपेंड करता हूँ, मैं सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी हूँ, और मैं क्या करता हूँ जितने भी यहाँ पे सॉलिड प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करता हूँ। लेकिन जो नेचर में मैं यहाँ पे जो भी सॉलिड का नेचर होगा मुझे उससे कोई लेना नहीं, कैसा भी सॉलिड हो, मुझे बस ये देखना है कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पे, मैं उससे डिपेंड करता हूँ। अच्छा, तो उसने बोला क्यों ना मैं इसको 4 कैटेगराइज में डिफरेंट तरीके से बांट दूँ, क्या अच्छा RLV मतलब क्या क्या उसने बांटा वो हमें देखना है। फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टीज, पहला जो प्रॉपर्टी उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे फॉर्मुला हमने देखा था, मैंने बताया था कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और RLBP वहाँ पे लिखा भी था कि वो जो फॉर्मुला उसी का कुछ नहीं नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है मैं यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। रिलेटिव लोअरिंग इन, पहले मैं नाम लिख दूँ एक करके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक से ही सारे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RLVP। अगर कोई बोल दे ना RLVP, देखो स्टाइल मारने के लिए बच्चे कहते हैं शॉर्टकट बोलते हैं RLVP। अच्छा तुझे पता है RLVP क्या होता है? अच्छा, RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो शॉर्टकट अगर कोई बोले ना तो फटाफट हमें पता होना चाहिए कि RLVP क्या होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम होता है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा उठा दो बॉइलिंग पॉइंट को, नहीं भैया ऐसा नहीं है, देखेंगे एक एक करके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
एंड जो थर्ड मोस्ट जो प्रॉपर्टी है इसका, उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई नहीं लेना देना नहीं है, बस 4 इसका प्रॉपर्टी होता है, उसका नाम लिख रहा हूँ मैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा डिप्रेशन नहीं भैया, डिप्रेशन, ये दूसरा डिप्रेशन है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, बाकी सब तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये 4 बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की एक तरीके से प्रॉपर्टीज है। कौन कौन से 4 प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट ऑफ द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटेटिव। तो कौन कौन सा होगा, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप सी चारों पता चल गया। अभी चारों के बारे में एक एक करके PhD करना है। सबसे पहले हम RLVP देखेंगे, फिर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कब किया था, हमने एक फॉर्मुला देखा था, मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल लेते, जब हम वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का केस हम देख रहे थे, इन दैट केस हमने देखा था कि अगर मुझे, जब मैं वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल को अगर आपस में मिक्स करता हूँ, उसके बाद तो क्या हो रहा है, जो वोलेटाइल लिक्विड था उसका तो वेपर तो बन रहा था, लेकिन बेचारा जो नॉन वोलेटाइल था उसका तो वेपर बन नहीं सकता। लेकिन उसने बोला क्यों ना, मैं मेरा वेपर तो तू नहीं बना सकता, लेकिन तू मुझे मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकता। मैंने बिल्कुल सही। तो कैसे मोल फ्रैक्शन निकाला, तो हमने देखा था उसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं RLVP। अब उसे ही पूरा क्या करना है, हमें डिटेल मैप पढ़ना है। जो हमने आइडियल कहा, एक सेकंड बस मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, एक सेकंड, आइडियल सोल्यूशन से पहले ही देखा था, एक सेकंड कहाँ चला गया। उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरा लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा। ये देखो यहाँ पे जो हमने देखा था, ये जो हमने पढ़ा था ना टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ये हम देख रहे थे नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जो हमने टॉपिक पढ़ा था। ये जो पूरा हमने देखा था यहाँ पे कि वोलेटाइल था, हमारे पास एक वोलेटाइल सब्सटेंस था या फिर जो भी बोलो, और एक नॉन वोलेटाइल। जब इन दोनों को मिक्स करते तो क्या क्या चेंजेस वगैरह होता, पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर मुझे कभी भी वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का अगर मुझे वेपर प्रेशर निकाल तो कैसे निकाल सकते हो, मैंने देखा था। फिर हमने ये फॉर्मुला देखा था, उसका बाद हमने ये फॉर्मुला देखा था XV। इसी फॉर्मुले को मैंने बोला था, इस फॉर्मुले क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं। लेकिन ये फॉर्मुला डेवलप कैसे हुआ, जो हमने थ्योरेटिकल जो यहाँ पे मैंने बक किया था, यहाँ पे मतलब कि पढ़ाया था, यहाँ पे जो भी मैंने इस डायग्राम को देख के मैंने बताया था, इसी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर RLVP वही हमें सब कुछ बताता है। RLVP क्या होता है, मैं वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में पूरा लिखा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस, जैसे मैं लैंग्वेज लिखूँ देखना फटाफट दिमाग में स्ट्राइक करे, अभी नहीं करेगा, बस जैसे मैं लिखता हूँ उसका देखना तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा हाँ ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। वही वापस को उसी सारी चीज़ों को जो ओरली बोला था ना, उसी को मैं क्या करूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा रहा हूँ। इसे ये बोलते हैं RLVP। क्या है देखो यहाँ पे स्टार्ट करो मेरे साथ लिखना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a pure solvent, its vapor pressure is decreased, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, its vapor pressure is decreased and the vapor pressure of solution pressure लिखना भूल गया यहाँ पे, the vapor pressure of solution containing नॉन वोलेटाइल सॉलिड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ NVS, या फिर पूरा लिख देता हूँ, पता चल एग्जाम में NVS लिख के आ गए। नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट always be less than the vapor pressure of pure solvent। ठीक है, क्या लिख दिया, ये भारी भरकम सा लैंग्वेज, मैंने बोला कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। देख अभी जैसे इसको एक्सप्लेन करो फटाफट समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज नहीं ऑलवेज बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, देख यहाँ पे सीधे हमने पढ़ा था, और वो पेज खुल जाए एक सेकेंड, मैंने बोला भी था कि मैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बस मैं थ्योरेटिकल बोल के आगे नहीं पढ़ जाऊंगा, उसका न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। बट फिर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ तुरंत। देखो हमने ये देखा था,
ये सारा कुछ हमने लिख भी रखा है। देखो ये मेरे पास क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, सॉरी वोलेटाइल सॉल्वेंट था, और ये क्या था, नॉन वोलेटाइल हमारे पास सॉल्यूट था। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा था तो हमने यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने देखा यहाँ पे वेपर फॉर्म में, देखो नॉन वोलेटाइल वेपर फॉर्म में, वेपर तो फॉर्म हो गया, लेकिन क्या वो सिर्फ ए का वेपर फॉर्म है। क्यों ए का वेपर फॉर्म है? क्योंकि जो ए है वोलेटाइल एंड जो बी है यहाँ पे वो कैसे नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसकी जिसका क्या होता है, वेपर फॉर्म तो नहीं होता, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वेपर फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया था तो मैंने बताया भी था, देखो जब मिक्स करने के बाद क्या हुआ, जो बी है वो बी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ए के कुछ जो पार्टिकल्स वो नीचे रह गए थे, जिसके वजह से क्या होगा, जैसे मैंने देखो ए और बी को जब आपस में मिक्स करो तो सीधे सीधे बात पता है कि ए और बी, वो टॉप लेयर में ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा। ए का तो वेपर फॉर्म हो गया, लेकिन जो बी है, बी बेचारा बोला है मेरा तो वेपर फॉर्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो नॉन वोलेटाइल हूँ, तो मैं एज इट इज रह जाऊंगा। लेकिन ए ने क्या किया, हमसे क्वेश्चन पूछा, ए के ने बोला मेरा तो इनजस्टिस हो रहा है, मैं वोलेटाइल हूँ, मैं वेपर फॉर्म होना भी चाह रहा हूँ, देखो लेकिन मैं हो नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बी ने मेरे पास यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रखा और मैं तो नीचे प्रेजेंट हूँ। अब नीचे वाले का वेपर कैसे जल्दी फॉर्म होगा, तो ये हुआ तो इसके वजह से क्या होता है, हमने देखा था, इसके वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है किसी कंपैरिजन में जहाँ पे प्योर जो हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट है उससे कंपेयर। देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, देखो पी नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी ए। मैंने उसी को जो यहाँ पे सब कुछ बोला था ना, उसी को वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, उसे रिलेटिव लॉरिक, इसी जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है ना, इसी प्रोसेस को हम RLVP बेसिकली बोलते हैं। देखो मैंने लिखा है, आफ्टर मिक्सिंग द ए एंड बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज फॉर्म बिकॉज ए इज वोलेटाइल बट द वेपर प्रेशर ऑफ बी इज नॉट फॉर्म बिकॉज बी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। हमने देखा ए और बी को जब मैं मिक्स करता हूँ तो मेरे पास ए का तो वेपर फॉर्म हो गया, लेकिन जो बेचारा बी है उसका वेपर फॉर्म नहीं हो पाया। क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल था, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ, ए के साथ इनजस्टिस हुआ, ए के साथ इनजस्टिस हुआ बिकॉज ए के पार्टिकल्स नीचे प्रेजेंट है और नीचे पर जो वेपर फॉर्म करना चाहते हैं, वेपर फॉर्म करना चाह रहे हैं, बट बी ने उनके स्पेस ले रखा है। मतलब कि जो ए ने बोला कि मेरे बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे है, जो बोला कि मुझे वेपर फॉर्म होना है, लेकिन बेचारा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जगह स्पेस किसने ले रखा है, बी ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेपर उसका फॉर्म नहीं हो रहा है। ए के साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। इसी की वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पी नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी ए। मतलब कि जो प्योर वोलेटाइल जो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो, ग्रेटर देन होगा किसी कंपेरिजन में सॉल्यूशन में। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, देखो मैंने रीजन भी लिख रखा है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। मतलब कि यहाँ पे पी ऑफ ए लेस देन, जो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो लेस देन है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन वोलेटाइल यहाँ पे जो सॉल्यूट यहाँ पे ऐड किया, जिसके वजह से क्या रहा है, उसने अपना स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसके वजह से क्या रहा है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है किसके, प्योर सॉल्वेंट से। वही यहाँ पे लिख रहा है। इसी को पूरे चीज़ को यहाँ पे हमने रिलेटिव लॉरिक इन वेपर प्रेशर, जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा था ना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिक इन वेपर प्रेशर। यार क्या बोल दिया तूने यार, जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ना, जो वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल जो हम मिक्सिंग करते हैं, इन दैट केस क्या होता है, वोलेटाइल का तो वेपर फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल उसका क्या होता है, वेपर फॉर्म नहीं हो पाता है। क्यों नहीं वेपर फॉर्म होता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, सीधी सी बात पता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ए का तो सॉल्यूशन में वेपर फॉर्म हो गया, लेकिन जो बेचारा बी है उसका वेपर फॉर्म नहीं होता है। लेकिन बी है वो क्या कहता है, नाइंसाफी का उसने बोला, वो बोलता है कि जो नीचे देखा उसने ए प्रेजेंट है, वो चाहता है ए चाहता है यार मेरे साथ तो वेपर फॉर्म हो, लेकिन उसका वेपर फॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि बी ने वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, स्पेस घेर रखा है उसने। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस देन होता है एज कंपेयर टू किससे, प्योर सॉल्वेंट से। इसी पूरे प्रोसेस को जो हो रहा होता है यहाँ पे, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिक इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure is decreased, and the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is always be less than the vapor pressure of pure solvent। मतलब कि मेरे पास, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ए यानी क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे लेटर से चलो बी, ये वोलेटाइल है। जो हमने पूरा प्रोसेस वहाँ पे पढ़ा ना, सेम एज इट इज उसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिक इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा तो सीधे बात मुझे पता है, यहाँ पे ए बी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और नीचे कुछ ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ बी के यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ए का तो वेपर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बेचारा जो बी है, बी का वेपर फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगर मैं वेपर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, सिर्फ पी नॉट ऑफ ए होगा, क्योंकि ए प्रेजेंट है इसलिए ए का सिर्फ वेपर प्रेशर होगा। बी यहाँ का वेपर, बी का कुछ वेपर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन के नीचे से हिट करो, इसके अंदर वेपर किसका हो, सिर्फ ए का होगा। ठीक है, लेकिन बी बेचारा बी बोलेगा मेरा तो वेपर फॉर्म नहीं सकता। हमने यहाँ से ये देखा, जो पी ऑफ ए है, जो पी ऑफ ए है उसका वेपर क्या लेस देन है किसी कंपैरिजन में पी नॉट ऑफ ए के। क्यों? इसके पीछे मैं सारा कुछ रीजन लिख रखा हूँ। मैं क्या इन सारे प्रोसेस को वापस से लिखूँ, एक सेकेंड।
मैंने ये पूरा सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करा। क्या मैं इन सारी चीज़ों को वापस से यहाँ पे लिखूँ, बोलोगे तो मैं सब कुछ लिख दूंगा। इसी पूरे प्रोसेस जो हमने पूरा जो पढ़ा हमने, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा ना, इसी पूरे प्रोसेस को हम RLBP बोलते हैं। मैं चाहता तो वहाँ पे ही बता सकता, मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक साथ सारा एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। वो यहाँ पे P ऑफ A होगा, वो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या वो लेस देन हो किससे, P नॉट ऑफ A से। मतलब कि जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कम हुआ, क्यों कम क्यों हुआ, क्या क्योंकि यहाँ पे जो A है, A के कुछ बहुत सारे नीचे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसका वेपर तो फॉर्म हो नहीं पाया। क्यों, क्योंकि B ने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो P नॉट ऑफ A है, यार यहाँ पे A है, A के अलावा यहाँ पे कोई प्रेजेंट है बिल्कुल, तो उसका सारे के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का वेपर फॉर्म हो जाएगा। तो P नॉट ऑफ A हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लार्जर होता है किसी कंपेरिजन में P ऑफ A से। वही मैंने लिखा है। रीजन क्या है, रीजन है मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, फिर भी मैं लिख देता हूँ। रीजन है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, NVS लिखा, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट डिक्रीज, या फिर लोअर्ड बोल दो, लोअर्ड बिकॉज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई द स्पेस। इसका रीजन क्या होता है, P नॉट ऑफ A जो होता है उसका वेपर प्रेशर लार्जर किसी PA से क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे B ने क्या करेगा, A के बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे, लेकिन उसको ऊपर आने नहीं दे, क्योंकि उसका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो RLBP अगर कभी भी एक्सप्लेन करना तुम चाहो तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो मैंने पूरा यहाँ पे जो लिखा है ना, ये एक्सप्लेन कर सकते हो नोट डाल के, फिर ये पूरा यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना के, डायग्राम बनाया फिर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। और मतलब सीधे सीधे बोलो तो ये जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये पूरा इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं RLBP बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज में। अगर मैं कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं एडअप करता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर कभी भी अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लो और तुम सॉल्यूशन के अंदर एडअप करोगे, तो हमेशा याद रखना, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। कभी भी कोई प्योर सॉल्वेंट तुम्हारा प्रेजेंट है उसके अंदर, तो अगर तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडअप करो, जैसे A था, A एकदम प्योर था, इसके अंदर तुमने B को मिक्स किया, अब क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जो B ने स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है। वही यहाँ इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं RLBP बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस। इसके न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करूँ, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर कुछ लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो तुम एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना, तो ऐसे लिख सकते हो, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of pure solvent, the decrease in vapor pressure of pure solvent on adding non volatile solute, short form मिलकर NVS, is called relative lowering in vapor pressure, short form मिलकर RLBP। RLBP क्या होता है, अगर पूरे इस प्रोसेस को अगर एक लाइन में अगर समराइज करना चाहता हो तो सिंपल सा बोलोगे, अगर मैं जो यहाँ पे जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो मेरे पास यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर में डिक्रीज होना ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कोई प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट था, अगर मैं उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करता हूँ, जिससे क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं RLBP बोलते हैं, मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। आई होप तो समझ में आ गया। क्यों वेपर, अब मन में सवाल आएगा, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ? डिक्रीज होने की वजह क्या है कि यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करो उसने वो क्या करेगा, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो A के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो नीचे है नीचे रह गए, अब उनका वेपर तो फॉर्म हो नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, जो वेपर प्रेशर जो प्योर जो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, लेस देन होता है हमेशा किससे, प्योर वाले से। वही यहाँ पे मैंने लिखा। आई होप समझ में आ गया RLBP क्या होता है। अब इसका हमने फॉर्मुला भी देखा था। फॉर्मुला क्या था बेसिकली, देखो जो हमने अभी पढ़ाना सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो पूरा मैंने पढ़ा इसको मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट मैं फिलहाल इसलिए पूरा रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट फिर से समझ में। देखो उसके बाद हमने देखा था ये फॉर्मुला हमने डराइव किया था। मैं यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करने वाला कि फॉर्मुला कैसे डराइव हुआ था। आई होप सो फॉर्मुला कैसे डराइव किया तो मैं पूरा वहाँ पे बता चुका था। तुम्हें अगर डराइव करना है तो तुम यहाँ पे पूरा फॉर्मुला को डराइव कर सकते। इसी जो फॉर्मुला मेरे पास निकल के आया, इसी फॉर्मुले को हम बोलते हैं RLBP बोला जाता है, बस नाम है। ठीक है, मैं डराइव नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारा होमवर्क ये है, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ। स्पेस पूरा जो फॉर्मुला डराइव हुआ, ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था फॉर्मुला, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू 1, इस फॉर्मुले को जो उसका हमने क्या किया था, ये फॉर्मुला कैसे डराइव हुआ था। फॉर्मुले को डराइव करने के लिए P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A किया था। फिर क्या किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ A की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखा था। फिर उसका हमने इधर उधर डिवाइड करके फिर हमारे पास ये निकल के आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या निकल गया दिस। इस पूरे फॉर्मुले को यहाँ से वापस से रिपीट करना, एंड मैं लास्ट में लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकल के आया था मेरे पास क्या, P नॉट ऑफ A प्योर जो भी मेरे पास होगा उसका प्योर वेपर प्रेशर माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट ऑफ A। इसी फॉर्मुले को बेसिकली हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या फिर RLBP। फॉर्मुला पूरा यहाँ पर डायरेक्ट करने कहाँ से स्टार्ट करोगे, P ऑफ A लिखोगे, P नॉट ऑफ A
इनटू क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह लिखो 1 माइनस एक्स बी, फिर पूरा यहाँ पे जो भी मैंने किया ना सेम एज इट इज यहाँ पर रिपीट करता है। इसी फॉर्मूले को बेसिकली हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे क्यों आया, ये इसलिए आया तो ए ने बोला, ये सब मैं ऑलरेडी देख चुके या फिर पढ़ चुके, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ए ने बोला कि मेरा वेपर तो फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो पी था उसने बोला यार मेरा वेपर तो फॉर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरा मोल फ्रैक्शन तो तू निकाल सकता है ना। तो मोल फ्रैक्शन मैंने बोला बिल्कुल से नहीं निकाल सकता। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मुला था, एक तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना था, सिंपली क्या करूंगा मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी कर दूंगा टोटल मोल्स। लेकिन मोल फ्रैक्शन बी ने बोला मेरा वेपर प्रेशर मुझे इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म्स में चाहिए, वेपर प्रेशर के फॉर्म में। अब वेपर प्रेशर के फॉर्म में कैसे ला, तो ये हम लेके आते हैं वेपर प्रेशर के फॉर्म में। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी किया था हमने, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल भी बिल्कुल करा था। एक सेकेंड, देखो इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई करके मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल करा था। मैंने दोनों मेथड बताया, एक तो डायरेक्ट मेथड से भी बताता और एक पूरा ये मोल फ्रैक्शन वाले से भी बताता। पहला क्वेश्चन ये था, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया था मोलर वाला। उस मोलर वाले के अंदर भी मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं और डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस यहाँ पे बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन है जो कराना चाहिए हमें आरएलवीपी से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे कर दूँगा। तो ये इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएलवीपी। आई होप सो समझ में आ गया हो। तो पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का सीधा मतलब है द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब कि अगर मैं कोई भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडप्ट करता हूँ तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएलवीपी बोलते हैं। और अगर मुझे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, तो इस वाले फॉर्मेट से मैं निकाल सकता हूँ। अगर कभी भी एग्जाम में आ गया कि डिफाइन आरएलवीपी, तो तुम पहले ये प्रोसेस लिखोगे, फिर सबसे पहले तो ये लिखोगे द डिक्रीज इन वेपर देश लिखोगे, फिर ये पूरा फॉर्मेट डायरेक्ट करोगे, फिर लास्ट में ये क्या करो, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन लिखोगे, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ हमें पूरा नॉलेज है। आई होप समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे एक्सप्लेन करना है एंड क्या क्या हमें प्रोसेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हम देखते हैं। आई होप सो आरएलवीपी समझ में आ गया होगा। और कभी भी एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर एक्सप्लेन, अगर एक मार्क्स में कुछ आता है कभी भी, तो सिंपल से डेफिनेशन लिख के आगे भाग जाओगे। ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन लिखना एंड ये वाला तो मोस्ट हमेशा लिखना। रीजन क्या है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर कभी 2 से 3 मार्क्स में अगर कभी भी आता है तो पूरा सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये फॉर्मेट डायरेक्ट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, जिससे लगे हाँ हमें पूरा इन्फॉर्मेशन पता है। डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लेना एग्जाम में कभी भी अगर आरएलवीपी को एक्सप्लेन करना आता है। सबसे पहले यहाँ पे वोलेटाइल लिया, फिर नॉन वोलेटाइल लिया, फिर इन दोनों को मिक्स किया, तो हमारे पास ये डायग्राम बना। मैं यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे मैं बना चुका था। कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे पूरा अच्छे से बना चुका है, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे दोबारा अच्छे से नहीं हुआ, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बना ही दिया जिससे हमें समझ में आ जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हम यहाँ पे अब देखते हैं।